अगस्त्य की बात सुनकर राजगुरु ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाओ। उनकी बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, पिताजी देखिए, अगर उस लड़के को यहां रुकना होता तो उस वक्त वो वहां से भागता नहीं। वो वहां से भाग गया, इसका यही मतलब है कि वो यहां रुकना नहीं चाहता था, बस आज की महाआरती करके यहां से जाना चाहता था। जब वो मंदिर के अंदर जा रहा था तभी मैंने एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज देखी। उस लड़के के साथ एक और लड़का और लड़की आए हुए थे। कुछ समय बाद जब वो लड़का उस लड़की को कार में बिठाकर चला गया तो मैंने अपने आदमियों से कहकर उस लड़की को उठवा लिया। जिस लड़की को हमारे आदमी ये कहकर लेकर आए थे कि वो मंदिर में खो गई है, वो वही लड़की है जो उस लड़के के साथ थी। मैंने कॉल करके उस लड़के को यहां आने के लिए ब्लैकमेल भी कर दिया है और उसकी आवाज से लग रहा था कि वो लड़की उसे बहुत प्यारी है, तो वो यहां खुद ही आ जाएगा। ये सुनकर राजगुरु ने गुस्से में कहा, तुमने जो किया वो गलत है। तुमने उस लड़की को किडनैप करवाया है, जो बहुत गलत है। अगस्त्य की बात सुनकर राजगुरु ने हैरानी से कहा, पर पिताजी आप खुद ही देखिए, आप तो उसे सीधे तरीके से ढूंढ रहे हैं ना, क्या वो मिला? नहीं ना। और वैसे भी हमने उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो सही सलामत गेस्ट रूम में आराम कर रही है। अगस्त्य की बात सुनकर राजगुरु ने कहा, जो भी हो तुमने ये काम गलत किया है। इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं, मतलब तुम्हारी मां या नीरा को भी नहीं, समझे? और आगे से कुछ भी करने से पहले हमसे पूछ लेना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो तुम कर चुके हो उसे तो कोई बदल नहीं सकता। उस लड़के के आते ही उस लड़की को उसे सौंप देना। उधर नीरा ने जब देखा कि गेस्ट रूम में बेड पर लेटी लड़की की आंखें खुल रही हैं, तो उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब आप कैसी हैं? खुद को अनजान जगह पर देखकर उसने नीरा से पूछा, मैं कहां हूं और आप कौन हैं? उसकी बात सुनकर नीरा ने कहा, कल आप मंदिर में खो गई थी तो हमारे बॉडीगार्ड्स आपको यहां गुरुकुल में ले आए। ये सुनकर उस लड़की ने उठते हुए कहा, मुझे यहां से वापस जाना है। उस लड़की की बात सुनकर नीरा ने कहा, हाँ हम जानते हैं आपको यहां से अपने परिवार के पास जाना होगा, पर जब आप बताएंगी कि आपका नाम क्या है, आपका परिवार कहां रहता है, तभी तो हम आपको उन तक पहुंचा पाएंगे ना। नीरा की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम अधीरा है, पर आप कौन हैं? अधीरा की बात सुनकर नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ के राजकुमारी हैं, नीरा। आप हमें नीरा बुला सकती हैं। ये सुनकर अधीरा ने हैरानी से कहा, क्या राजकुमारी? पर भाई तो कहते हैं कि वो पहले होती थी। आप वही राजकुमारी है जिसके माता पिता राजा रानी होते हैं और उसके लिए एक प्रिंस चार्मिंग आता है। उसकी बात सुनकर नीरा को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिंस चार्मिंग तो नहीं पता, पर हाँ मैं राजकुमारी हूं और मेरे माता पिता राजा रानी ही हैं। नीरा की बात सुनकर अधीरा ने अपनी प्यारी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, इसका मतलब आपका कमरा तो बहुत बड़ा होगा, आप राजमहल में रहती होंगी ना? आपके पास बहुत सारी प्रीटी प्रीटी ड्रेसेस भी होंगी ना? अधीरा की बात सुनकर नीरा ने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहा, हाँ क्या आप देखना चाहेंगी? ये सुनकर अधीरा ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो ना नीरा। उसकी बात सुनकर नीरा ने कहा, हाँ चलिए, पहले आप नहा लीजिए, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं। ये कहकर नीरा उसे वॉशरूम की तरफ इशारा करके अपने कमरे में चली गई। अधीरा ने भी नहाकर नीरा के कपड़े पहन लिए। फिर नीरा उसे लेकर गार्डन में आ गई। उसने अधीरा को गार्डन दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये हमारे महल का गार्डन है, यहाँ पर हर तरह के फूल हैं। तभी अधीरा को ब्लैक रोज दिखा तो उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ? अधीरा की बात सुनकर नीरा ने कहा, आप उसे क्यों तोड़ना चाहती हैं? ये सुनकर अधीरा ने कहा, क्योंकि
मुझे वो फूल पसंद है। उसकी बात सुनकर नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको वो पसंद है तो उसे पौधे पे ही रहने देना चाहिए। देखिए, अगर आप वो तोड़ लेंगी तो शाम तक वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नहीं तोड़ेंगी तो पौधे पर वो ज्यादा समय तक खिला रह सकेगा। नीरा को लगा था कि अब अधीरा वो फूल नहीं तोड़ेगी, पर तभी अधीरा ने नीरा की सोच से उलट जवाब दिया, अगर वो पौधे पे ही रहेगा तो कल तक वो मुरझा कर झड़ जाएगा, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा। अधीरा की यह बात सुनकर नीरा को समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे, और तब तक अधीरा वो फूल तोड़ चुकी थी। ये देखकर नीरा ने उससे पूछा, क्या आपने जो अभी हमसे कहा, ऐसा आपसे किसी ने कहा था? ये सुनकर अधीरा ने कहा, हाँ, भैया ने। जैसा आपने कहा, पहले मैं भी वैसा ही सोचती थी, पर भैया ने जब से ये कहा तो मैं उनकी बात मानने लगी। उसकी बात सुनकर नीरा ने कहा, आपके भैया तो बहुत अलग हैं, शायद उनके पास हर बात का जवाब होगा। नीरा की बात सुनकर अधीरा ने कहा, हाँ, मेरे भैया है ही सबसे अलग। अधीरा की बात सुनकर नीरा ने कहा, अच्छा तो बताइए, आप कहां से हैं? आपके परिवार में कौन कौन है और आप यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप यहाँ पहली बार आई हैं। उसकी बात सुनकर अधीरा ने कहा, मैं नागपुर से हूं और मैं अपने आतिश भैया के साथ रहती हूँ। नागपुर में मैं दो ही लोगों को जानती हूँ, आतिश भैया और शिवम। ये सुनकर नीरा ने कहा, और आपके माता पिता? नीरा की बात सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो तो नहीं है, भैया और मैं दोनों ही अनाथ हैं। अधीरा ने यह बात मुस्कुराते हुए कह दी, पर नीरा को उसके लिए बहुत बुरा लगा था। वो तो अगर किसी दिन अपने माँ पापा को नहीं देखती थी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और ये तो अनाथ थी। तभी नीरा ने बात पलटते हुए कहा, अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि आतिश आपके भैया हैं, पर शिवम आपके कौन है? क्या वो भी आपके भैया हैं? अधीरा कुछ कहती उससे पहले ही भूमि ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, नाश्ता तैयार है, नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर नीरा ने कहा, ठीक है, चलिए। फिर उसने अधीरा का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जब सबने देखा कि अधीरा ने नीरा की फ्रॉक पहन रखी है तो नीरा की मां ने कहा, बेटा, आपने इन्हें अपने कपड़े क्यों दिए? महल में इतने लोग हैं, आप इन्हें किसी और के कपड़े दे देती। उनकी बात सुनकर नीरा ने अधीरा को चेयर पर बिठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं मां, इनकी इच्छा थी तो हमने दे दिए, वैसे भी हमारे पास बहुत कपड़े हैं। नीरा की बात सुनकर उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी राजगुरु ने नीरा की तरफ देखते हुए कहा, नीरा, इन्हें यहां से उठाइए। आप जानती हैं ना, यहां से परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। यह सुनकर नीरा ने कहा, पर पिताजी। नीरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही राजगुरु ने उसकी बात काट कर कहा, नहीं मतलब नहीं। उनकी बात सुनकर नीरा ने भूमि की तरफ देखकर कहा, भूमि, आप हम तीनों का नाश्ता कमरे में ही ले आइए, आज हम कमरे में ही नाश्ता करेंगे। इतना कहकर नीरा अधीरा को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ये देखकर अगस्त ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप तो जानते हैं हमारे नीरा का दिल कितना बड़ा है, आप नाश्ता कर लीजिए। फिर सब नाश्ता करने लगे। वही भूमि तीनों का नाश्ता कमरे में ले आई। तीनों हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद भूमि कंघी लेकर आई और कहने लगी, राजकुमारी, आप बैठिए, हम आपके बाल बना देते हैं। भूमि की बात सुनकर नीरा ने कहा, पर भूमि, ये हम खुद कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर भूमि ने जबरदस्ती उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली चेयर पर बिठाते हुए कहा, जब आपको पता है हम आपकी बात नहीं मानने वाले तो आप फालतू में जिद क्यों करती हैं? ये बात सुनकर नीरा मुस्कुरा दी और उसने अधीरा से कहा, अधीरा, भूमि हमारी बचपन की दोस्त है, ये बचपन से हमारे साथ रही है, ये हमारी हर चीज का ध्यान रखती है और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। जितना हम खुद के बारे में नहीं जानते होंगे उतना ये हमारे बारे में जानती हैं। नीरा के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर भूमि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, बहुत तारीफ हो गई,
अगर आप हमारे लिए इतना मीठा बोलेंगी तो कहीं हम आसमान में ना उड़ने लगे। देखिए, आपके बाल भी बन गए, किसी की नजर ना लगे। उनकी बात सुनकर अधीरा ने कहा, नीरा, आपके बाल कितने लंबे और सुंदर हैं। राजकुमारी के लिए नीरा सुनकर भूमि हैरान रह गई। वहीं नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भूमि बचपन से हमारे बालों का ख्याल रखती आई है, पर आपके बाल इतने छोटे क्यों हैं? ये सुनकर अधीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं छोटी थी तो मुझे खुद से बाल बनाने नहीं आते थे, इसलिए भैया ने मेरे बाल कटवा दिए। अधीरा की बात सुनकर नीरा ने कहा, अरे, आपके भाई तो अलग होने के साथ साथ अजीब भी हैं। वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नीरा की बात सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, बस वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, इस वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता है, तो वो मेरे बाल कब बनाते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसकी बात सुनकर नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब तो हमें भी आपके भैया से मिलने की इच्छा हो रही है, आप उनके बारे में और बताइए ना। राजकुमारी की बात सुनकर भूमि को अजीब लगा, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी लड़के में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, फिर एक अजनबी के लिए इतना सब क्यों? तभी अधीरा ने पुरानी बातें यादें करते हुए कहा, पता है, जब मैं छोटी थी ना। अधीरा की बात सुनकर नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अधीरा, आप अब भी छोटी ही हैं। ये सुनकर अधीरा ने अपने सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब ना मैं और भैया अनाथ आश्रम में रहते थे, वहां पर ही हम एक दूसरे से मिले थे। ये सुनकर नीरा ने कंफ्यूजन में कहा, तो क्या वो आपके सगे भाई नहीं है? नीरा की बात सुनकर अधीरा ने कंफ्यूजन में कहा, सगा मतलब क्या होता है? उसकी बात सुनकर नीरा को ध्यान आया कि अधीरा अभी छोटी थी, इसलिए शायद वो इन सब के बारे में नहीं जानती थी, और वो इस बारे में बताकर अधीरा के मन में उसके भाई के लिए कुछ गलत नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, आप आगे बताइए। नीरा की बात सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बड़े थे तो उन्हें वहां बहुत सारे काम करने पड़ते थे। मैं छोटी थी तो मुझे काम नहीं दिया जाता था, तो मैं हमेशा भैया की मदद किया करती थी। हालांकि भैया मुझे मना करते थे, पर मुझे उन्हें अकेले काम करता देख अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उनकी नहीं सुनती थी। काम से थकने की वजह से वो कई बार सुबह लेट उठते थे, तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता था, तो मैं सबसे छुपाकर अपना नाश्ता उनके साथ शेयर कर लेती थी। खाली समय में जब भी हम साथ होते थे तो भैया हमेशा मुझे हंसाते थे, और जो भी मुझे परेशान करता उससे बचाते भी थे। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि भैया वहां से जा रहे हैं। जाने से पहले वो मुझसे मिलने आए थे, और उसी दिन एक कपल में मुझे अडॉप्ट करने आया था, पर मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया और भैया के साथ जाने की जिद की। भैया ने मुझे समझाया कि वो उसके पेरेंट्स बनकर टॉयज, अच्छा खाना सब देंगे, तो मैंने उनसे इतना कह दिया कि मुझे बस वो चाहिए, उनका प्यार चाहिए। तो पता नहीं क्यों भैया की आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर वहां से चले गए। वहीं जब अधीरा को नीचे से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी तो वो नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। ये देखकर नीरा और भूमि उसके पीछे गई। उधर शिवम हेलो हेलो बोलता रह गया था, पर सामने से कॉल कट गया था। ये देखकर शिवम ने अपना सर पकड़ लिया और उसने खुद से कहा, मतलब ये सब एक चाल थी। आतिश को गुरुकुल बुलाने के लिए अधीरा को किडनैप किया गया, पर गुरुकुल के लोग इतना कैसे गिर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो गुरुकुल किसी को चोट पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचता था, वो किसी को किडनैप भी करवा सकता है, वो भी सिर्फ आतिश को गुरुकुल बुलाने के लिए। नहीं शिवम, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। तुझे कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा। मैं आतिश को वहां नहीं भेज सकता, वरना उसकी जान पर खतरा बनाएगा। पर अगर आतिश वहां नहीं गया तो अधीरा की जान को खतरा है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आतिश को भी वहां ना जाना पड़े और वो लोग अधीरा को भी छोड़ दें। तभी उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से आतिश को लेकर वापस होटल चला गया। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से वापसी की 2 टिकट बुक की। आखिर वो कौन था जिसकी आवाज सुनकर अधीरा भागते हुए नीचे आई? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए 5 कवच, ओनली ऑन
पॉकेट एफएम। गुरुकुल में वहां मेन दरवाजा पर एक इंसान खड़ा था। वहां आते ही उसने कहा, मैं आ गया हूं, अब अधु को छोड़ दो। इस वक्त हॉल में गुरुकुल के सारे गुरु, महापंडित और राजगुरु का परिवार सब मौजूद थे। ये आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सब लोगों की नजर मेन दरवाजे पर चली गई। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अधीरा दौड़ते हुए नीचे आई। वो जोर से चीखी, शिवम! अधीरा को सही सलामत देखकर शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तक नीरा और भूमि भी वहां आ चुके थे। शिवम को देखते हुए नीरा ने अधीरा से पूछा, ये कौन है? उसकी बात सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, हमारा प्यार। ये सुनकर नीरा और भूमि की नजर दरवाजे की तरफ चली गई, जहां शिवम अपने हाथ फैलाकर प्यार से अधीरा की तरफ देख रहा था। ये देखकर अधीरा दौड़कर शिवम के गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आप कहां थे? भैया कहां है? आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए थे? शिवम ने अधीरा को अपनी बाहों में कस लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, सॉरी अधु, अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें सही सलामत होटल पहुंचा देगी। वहां आतिश तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसने पैकिंग कर ली है और मैंने टिकट्स भी बुक कर दी है। उसके साथ तुम यहां से नागपुर के लिए निकल जाना। मुझे बस यहां थोड़ा सा काम है, वो करके मैं फ्लाइट से नागपुर आ जाऊंगा। जब तक तुम लोग पहुंचोगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। शिवम की बात सुनकर अधीरा ने कहा, सच्ची? उसकी बात सुनकर शिवम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मुझे और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में आतिश को कुछ नहीं बताओगे। बस ये कहोगे कि ड्राइवर भैया ने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम उनके साथ आ गई, ओके? ये सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, प्रॉमिस। इतना कहकर अधीरा वहां से जाने लगी तो आदमी ने उसे रोक लिया। ये देखकर शिवम ने कहा, अब मैं आ चुका हूं तो अधीरा को जाने दो। शिवम की बात सुनकर राजगुरु ने इशारा किया, जिसे देखकर आदमी साइड हट गए। शिवम अधीरा को तब तक जाते हुए देखने लगा जब तक उसकी कार आंखों से ओझल ना हो गई हो। वही होटल में आतिश जब सोकर उठा तो उसका सर दर्द कर रहा था। वो अपना सर पकड़कर उठकर बैठा तो उसकी नजर साइड में मौजूद एक चिट्ठी पर गई। उसने वो चिट्ठी उठाई और खोलकर देखी तो शिवम की हैंडराइटिंग थी। ये देखकर आतिश ने चिट्ठी पढ़ना शुरू की। आतिश, मुझे जरूरी काम से नागपुर के लिए निकलना पड़ा। सॉरी, तू बेहोश था इसलिए मैं तुझे बता नहीं पाया। अधीरा मिल गई है। जब तक तू ये चिट्ठी पढ़ेगा वो घर आ जाएगी। साइड टेबल पे ही टिकट्स रखी हैं। तुम दोनों भी नागपुर के लिए निकल जाना। तेरी दवाइयां तेरे बैग में हैं, समय से ले लेना और इस शहर में कभी लौटकर मत आना, कभी नहीं। नागपुर में मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। आतिश ने चिट्ठी पढ़ना खत्म ही की थी तभी उसे अधीरा की आवाज आई, भाई आप ठीक तो है ना? अधीरा की आवाज सुनकर आतिश ने अधीरा की तरफ देखा। उसे सही सलामत देखकर आतिश ने अधीरा को गले लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर यह बता तुम कहां चली गई थी? अधीरा आतिश को सब बताने ही वाली थी कि उसे याद आया शिवम ने उससे प्रॉमिस लिया है कि वो आतिश को कुछ नहीं बताएगी और भला वो शिवम की बातों को कैसे टालते। इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, भाई ये सब छोड़िए, मुझे घर जाना है। चलिए ना, घर चलते हैं, बाकी बातें तो घर पे ही हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर आतिश ने कहा, ठीक है, ट्रेन का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो फोन ढूंढने लगा तो अधीरा ने उसका फोन उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, भैया आपका फोन मेरे पास था। ये सुनकर आतिश ने अपने फोन से शिवम को कॉल लगा दिया कि तभी उसे रूम में ही फोन रिंग होने की आवाज सुनाई दी। जब आतिश ने कमरे में नजरें घुमाकर देखा तो उसकी नजर चेयर पर गई जहां शिवम का फोन रखा हुआ था। ये देखकर उसने शिवम का फोन उठाया, आंखों से कहने लगा, शिवम तो कभी अपना फोन भूलता नहीं है, आज कैसे?
तब अधीरा ने उसके पास आकर कहा, हो सकता है वो जल्दबाजी में अपना फोन ही भूल गए हों। चलिए ना जल्दी, स्टेशन चलते हैं, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अधीरा की बात सुनकर आतिश ने शिवम का फोन अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, हाँ ठीक है चलो। दोनों ने नीचे आकर फॉर्मेलिटीज पूरी की और पेमेंट कर होटल की तरफ की गाड़ी से ही स्टेशन निकल गए। वहीं गुरुकुल में राजगुरु ने जब शिवम को देखा तो उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिसने राजकुमारी की जान बचाई थी? हालांकि शिवम झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर उसके झूठ से अधीरा और आतिश सेफ रह सकते थे, तो वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए उसने राजगुरु से कहा, जी राजगुरु। उसकी बात सुनकर अगस्त ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, क्या तुम वही हो? पर मुझे तो नहीं लगता, वो तो अलग था, तुम तो अलग दिख रहे हो। यह सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तब भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर शिवम पलटा ही था कि राजगुरु ने उसे रोकते हुए कहा, आप अगस्त की बातों का बुरा मत मानिए, उन्हें जरूर गलतफहमी हुई है। राजगुरु की बात सुनकर शिवम शांत ही रहा। फिर राजगुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या आप हरिद्वार पहली बार आए हैं? हालांकि यह सवाल सुनकर एक पल को शिवम सक पका गया, पर उसने ये अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जी राजगुरु, मैं यहां पहली बार ही आया हूं। वहीं भूमि शिवम की आवाज पहचान चुकी थी। हालांकि 7 सालों से उसने शिवम को देखा नहीं था, पर फोन पर बात करने की वजह से वो उसकी आवाज पहचान चुकी थी। बहरहाल वो नहीं जानती थी कि शिवम सबसे झूठ क्यों बोल रहा है, पर हालातों को देखते हुए उसने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा और बाद में अकेले में बात करने का सोचा। तभी अगस्त की पैनी नजर ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम यहां पहली बार आए हो तो तुम्हें कैसे पता कि पिताजी को यहां सब राजगुरु कहते हैं? उसकी बात सुनकर शिवम ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? यहां सब राजगुरु को राजगुरु बुलाते हैं, तो हमने उनके मुंह से ये सुन लिया था। मैंने आपसे ऐसे बचकाने सवाल की उम्मीद नहीं की थी। शिवम की बात सुनकर अगस्त का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कुछ कहता तो बात बिगड़ सकती थी, इसलिए राजगुरु ने उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, आइए बैठिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं नीरा की मां चाय नाश्ते का इंतजाम देखने किचन की ओर बढ़ गई और नीरा भूमि अभी भी सीढ़ियों के पास खड़े थे। जब राजगुरु की नजर उन पर गई तो उन्होंने कहा, नीरा बेटा इधर आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपने पापा की बात सुनकर नीरा ने कहा, जी पापा। इतना कहकर वो सोफे की तरफ बढ़ गई तो भूमि भी उसके पीछे पीछे आने लगी। ये देखकर राजगुरु ने कहा, भूमि आप नीरा का कमरा तय कर दीजिए। राजगुरु की बात सुनकर भूमि समझ चुकी थी कि उसे इनडायरेक्टली वहां से जाने के लिए कहा गया है, इसलिए वो वहां से चली गई। राजगुरु, नीरा, अगस्त्य के अलावा अब हॉल में कोई नहीं था। नीरा के बैठते ही चाय नाश्ता भी आ चुका था। ये देखकर राजगुरु ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, चाय नाश्ता लीजिए। उसकी बात सुनकर शिवम ने चेहरे पर फीकी मुस्कान लेकर कहा, नहीं आपका शुक्रिया। ये देखकर राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ले लीजिए, बातचीत लंबी चलने वाली है। अब शिवम उनको मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चाय का कप उठा लिया। ये देखकर राजगुरु ने नीरा और अगस्त्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नीरा और अगस्त्य से हैं, हमारे बच्चे। ये सुनकर शिवम बस दोनों की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये देखकर राजगुरु ने उससे पूछा, आप कहां से हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आज आप यहां क्यों आए थे? हमें सारी बातें बताइए। राजगुरु की बात सुनकर शिवम ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, और अगर मैं ना बताऊं तो? शिवम की बात सुनकर इस बार राजगुरु के बजाय अगस्त्य ने कहा, तो हमें उस लड़की को दोबारा किडनैप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किडनैप सुनकर नीरा हैरान रह गई और उसने चौंकते हुए अपने भाई से पूछा, किडनैप?
भैया, क्या आपने अधीरा को किडनैप किया था? पर क्यों? ये तो बहुत गलत है ना। नीरा की बात सुनकर अगस्त्य को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में क्या बोल गया था, और उसे खुद पर राजगुरु की घूरती नजरें भी महसूस हुई। ये देखकर उसने नीरा से कहा, नीरू, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इस बारे में अभी बात करना सही नहीं होगा। ये सुनकर नीरा ने हल्के गुस्से में अगस्त्य से कहा, पर भाई, ये बहुत गलत है। आप ऐसा कैसे? तभी नीरा की बात काटते हुए राजगुरु ने कठोर शब्दों में कहा, नीरा, अगस्त्य ने कहा ना बाद में, मतलब बाद में। नीरा ने आज तक अपने पिताजी के खिलाफ कुछ नहीं किया था, तो वो उनकी बात भी नहीं काट सकती थी, इसलिए वो चुप ही रही। जब राजगुरु ने शिवम को देखा तो शिवम ने कहा, मेरा नाम शिवम सक्सेना है। मेरा बर्थ नागपुर में हुआ था और बचपन से मैं नागपुर के ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूं। आज मेरा 18वां जन्मदिन है, इसलिए जब मैंने महाकुंभ मेले के बारे में सुना तो मैं अपने दोस्त के साथ यहां पूजा करने और घूमने चला आया। शिवम की बात सुनकर राजगुरु ने कहा, देखिए, आप में अग्नि चक्र है। सब जानने के बाद भी शिवम ने अनजान बनते हुए कहा, अग्नि चक्र, वो क्या होता है? उसकी बात सुनकर राजगुरु ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, जैसे आपके शहर में अभी फायर शो हुआ था, वो हमारे महल के ही लोग थे जिनमें अग्नि चक्र है। अग्नि चक्र मतलब एक ऐसी पावर जिसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, चाहे वो आग में अपना हाथ डाले या खुद आग में चला जाए। जैसे कल आपने नीरा को बचाया था, उसी तरह से, बल्कि अच्छी प्रैक्टिस के बाद वो इंसान उस शक्ति को अच्छी तरीके से यूज भी कर सकता है। जिसे फायर शोज में करके पैसे कमाने हो या दुश्मन से लड़कर खुद को या अपने गुरुकुल को बचाना हो। जिन लोगों में ये शक्तियां होती हैं, उन्हें 18वें जन्म दिवस के दिन ही एक पूजा में बैठना होता है, जिससे उन्हें उनकी सारी शक्ति मिल जाती है। फिर यहां रहकर प्रैक्टिस करने से वो अपनी सारी शक्तियों पर काबू करना सीख सकते हैं। फिर उन्होंने नीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारी बेटी नीरा है। इनकी कुंडली में जो दोष है या यूं कहें जो खतरा है, वो तभी टलेगा जब वो अग्नि चक्र मौजूद इंसान से शादी करेगी, जो इस साल 18 साल का होने वाला होगा। यह अभी 16 साल की है और हम चाहते हैं आप अब से हमेशा के लिए यहीं रहें, क्योंकि शायद आपके यहां रहने से नीरा पर मुसीबतें नहीं आएंगी। और तब तक यहां अग्नि चक्र की प्रैक्टिस करें और नीरा के 18 साल होते ही उनसे शादी कर लें। उनकी बात सुनकर शिवम हैरान रह गया। शादी? ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसे लगा था ये लोग बस अपने गुरुकुल के लिए अग्नि चक्र वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, पर उसे इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो किसी और से शादी कैसे कर सकता था, जबकि वो अधीरा से प्यार करता था। वहीं अपने पापा की बात सुनकर नीरा भी हैरान रह गई। हालांकि वो अपने कुंडली दोष के बारे में जानती थी, पर जाते वक्त अधीरा ने उससे कहा था कि वो शिवम से प्यार करती है, और शिवम की चिंता देखकर भी यही लग रहा था कि उसे उसकी बहुत चिंता है और उसके मन में भी उसके लिए कुछ है। तो वो भला किसी और के प्यार से शादी कैसे कर सकती थी? किसी और के हिस्से का प्यार वो कैसे ले सकती थी? ये सोचकर उसने मन ही मन खुद से कहा, नीरू, आपको इस बारे में पापा से बात करनी ही होगी। हम अधीरा के हिस्से का प्यार अपने नाम नहीं लिख सकते, फिर चाहे दोष कोई भी क्यों ना हो। तभी शिवम की आवाज से उसका ध्यान टूटा, और अगर मैं इन सब के लिए मना कर दूं तो? शिवम की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, जब काम सीधे तरीके से ना हो तो हमें उसे उल्टे तरीके से भी करना आता है। तुम जानते हो ना, तुम यहां किसके बुलाने पर आए हो? अगस्त्य की बात सुनकर शिवम कंफ्यूज दिखने लगा, तो अगस्त्य ने उसकी तरफ झुककर हल्के से उसके कान में कहा, गार्डन में आग, खून से लिखी चिट्ठी। ये सब सुनकर शिवम को आतिश की बातें याद आ गई जो उसने उसे बताई थी, पर शिवम ने उस पर भरोसा नहीं किया था। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब जरूर अगस्त्य का ही किया धरा होगा। अब शिवम के पास कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने अभी के लिए उनकी बात सुनना ठीक समझा। ये सोचकर उसने राजगुरु की तरफ देखते हुए कहा, मैं तैयार हूं।
ये सुनकर नीरा का चेहरा उतर गया। अगस्त्य को कैसे पता चला कि आतिश में वो शक्तियां हैं? जिसके बाद उसने उसे बुलाने के लिए ये सब करवाया। क्या शिवम अधीरा को भूलकर नीरा से शादी करेगा? किसने शिवम को आवाज दी? जानने के लिए सुनते रहिए 5 कवच, ओनली ऑन पॉकेट FM। शिवम ने राजगुरु की बात मान ली थी, जिसके बाद गुरुकुल के बाकी लोग तो खुश थे, पर नीरा और शिवम खुद इस फैसले से खुश नहीं थे। नीरा सुबह से अपने पापा से बात करने के मौके ढूंढ रही थी, पर राजगुरु गुरुकुल में होने वाली पूजा में इतनी बिजी थे कि नीरा को उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वहीं भूमि भी शिवम से बात करना चाहती थी, पर उसे भी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी भूमि को शिवम से मिलने का मौका मिल गया, जब राजगुरु ने उसे शिवम के लिए कपड़े ले जाने को कहा। ये सुनकर वो खुश हो गई और जिस गेस्ट रूम में शिवम रुका था वहां चली आई। उसने दरवाजा नॉक किया तो शिवम की नजर भी भूमि पर चली गई। शिवम को देखकर भूमि अंदर आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर शिवम ने कहा, भूमि तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर भूमि ने हैरानी से कहा, हम तो बचपन से यहीं रहते, आप ये बताइए कि आप यहां क्या कर रहे हैं? और जहां तक हमें पता है आप में तो अग्नि चक्र नहीं है, बल्कि आप में तो। भूमि की बात पूरी होने से पहले ही शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, चुप हो जाओ, वो सच बाहर नहीं आना चाहिए। शिवम की बात सुनकर भूमि ने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, उस बारे में बात नहीं करते, पर आप में तो अग्नि चक्र नहीं है, इसका मतलब आपने राजकुमारी को नहीं बचाया, तो फिर किसने बचाया? और आपने सबसे झूठ क्यों कहा कि आपने राजकुमारी की जान बचाई है और आप में अग्नि चक्र है? आप तो पहले यही रहते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप यहां पहली बार आए हैं? और सक्सेना किसका सरनेम है? और वो लड़की अधीरा, वो कौन थी? कहीं उसने जो कहा वो सच तो नहीं? उसने कहा था कि आप उसका प्यार है। राजकुमारी ने भी ये सुना था। भूमि आगे कुछ कहती उससे पहले ही शिवम ने उसे टोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? राजकुमारी को इस बारे में पता है? ये सुनकर भूमि ने जवाब दिया, हां, जब आप आए थे तो राजकुमारी ने अधीरा से पूछा था कि आप कौन हैं, तो उसने कहा था कि शिवम, हमारा प्यार। उसकी बात सुनकर शिवम ने बड़बड़ाते हुए खुद से ही कहा, अच्छा हुआ मैंने अपना ही नाम बताया, अगर मैंने अपना नाम आतिश बताया होता तो पक्का आज पकड़ा जाता। भले ही शिवम ने यह बात धीरे से कही थी, पर भूमि उसके पास ही खड़ी थी, इसलिए उसने शिवम की बात सुन ली थी। ये सुनकर उसने कंफ्यूजन में पूछा, अब ये आतिश कौन है? पहले अधीरा, फिर आतिश, ये सब कौन है? पर शिवम तो अपनी ही सोच में गुम था। उसके मन में जो प्लान बन रहा था उसे सोचकर वो मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि आतिश और अधीरा के सेफली नागपुर पहुंचने के बाद मैं रात में यहां से भूमि की मदद से भाग जाऊंगा, और जब भूमि ने बताया कि अधीरा ने मेरा नाम और मुझसे प्यार करती है ये बात बता दी है, तो मुझे लगा कि सब बिगड़ जाएगा। पर कहीं न कहीं अधीरा ने जाने अनजाने में मेरी बहुत मदद कर दी है। अगर राजकुमारी को पता चल चुका है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो ऑब्वियसली वो मुझसे शादी नहीं करेगी, और ये बात वो राजगुरु को भी बता देगी। ऐसे ही गुरुकुल में भी ये बात फैल जाएगी और मुझे यहां से छुपकर भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो वो खुद मुझे राजकुमारी की जिंदगी में आने नहीं देंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहां से जाने को बोल देंगे। हाँ, सब सही हो जाएगा और फिर हम तीनों पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे और कभी हरिद्वार नहीं आएंगे। शिवम अपनी सोच में गुम था और भूमि उसे आवाज लगाए जा रही थी। जब शिवम ने नहीं सुना तो भूमि ने जोर से उसे हिलाया। तब जाकर शिवम होश में आया और उसने कहा,
क्या हुआ? मुझे इतना हिला क्यों रही हो? आवाज भी तो दे सकती हो ना। ये सुनकर भूमि ने गुस्से में कहा, अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी होगी? मैं तुम्हें तब से आवाज लगा रही हूं, पर तुम सुन ही नहीं रहे हो, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें हिलाना पड़ा। अब बताओगे ये सब क्या चल रहा है? हाँ? उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे बताया कि कैसे वो यहां से जाने के बाद स्टेशन से नागपुर पहुंच गया था, उसने वहां कैसे सरवाइव किया, और फिर स्कूल में उसकी दोस्ती आतिश से हुई और अधीरा उसकी ही बहन है। फिर धीरे धीरे आतिश और वो दोनों जॉब करने लगे और अनाथ आश्रम से किराए के घर में आ गए। फिर उसकी मुलाकात अधीरा से हुई और उससे प्यार हो गया। सब सही चल रहा था, पर पता नहीं क्यों आतिश को यहाँ के ही सपने आते थे, जबकि वो यहाँ कभी आया भी नहीं है। न उसने कभी आतिश को यहाँ के बारे में बताया। पर जिस दिन वो लोग फायर शो देखकर लौट रहे थे, तब से आतिश के साथ अजीब अजीब चीज होना शुरू हुई। मुझे पहले लगा ये सब उसका वहम होगा, पर जब आज अगस्त ने बताया कि ये सब उसने करवाया था, तो मैं समझ गया कि जरूर यहाँ के लोग जो फायर शो परफॉर्म करने वहां गए थे, उन्हें आतिश की शक्तियों का पता चल गया होगा। और जब उन्होंने इस बारे में अगस्त्य को बताया होगा, तो अगस्त्य ने राजगुरु की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आतिश को यहां आने के लिए उकसाया। इतना कहकर शिवम ने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात रखते हुए कहा, पर तुम मेरा पास्ट जानती हो ना, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं आतिश को खो दूं, और अधो मेरा मतलब कि अधीरा अपने भाई को खो दे। इसलिए मैं पूजा होते ही उसे यहां से ले जाना चाहता था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और आतिश राजकुमारी को बचाने के लिए आग में कूद गया। मैं जब तक उसे रोकता वो जा चुका था। अधीरा भी बेहोश हो गई थी, तो मैं उसे संभालने लगा। उसे होश आते ही मैंने ड्राइवर के साथ उसे होटल भेज दिया और खुद मंदिर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि सामने इतनी आग लग चुकी थी कि आतिश का राजकुमारी के साथ उस दरवाजे से आना पॉसिबल नहीं था। आतिश के बाहर आते ही मैं सबकी नजरों से बचाकर उसे वहां से ले गया और दूसरे मंदिर में पूजा भी करवा ली, क्योंकि दूसरे दिन उसका 18वां जन्मदिन था। सब सही चल रहा था, पर जब हम होटल पहुंचे तो पता चला कि अधीरा वहां आई ही नहीं है। हम रात भर उसे ढूंढते रहे और सुबह किसी का फोन आया कि अधीरा चाहिए, तो ये जिसका फोन है वो गुरुकुल आ जाए। मैं अब जान गया कि सब अगस्त से नहीं करवाया था ताकि वो आतिश को फंसा सके, पर मैं अधीरा और आतिश दोनों को ही सही सलामत देखना चाहता था, इसलिए मैं आतिश बनकर यहां आ गया। शिवम की सारी बातें सुनकर भूमि का सर चकराने लगा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हो गया होगा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया तो उसने कहा, पर आप राजकुमारी से शादी कैसे कर सकते हैं? ना ही आप में अग्नि चक्र है और आपका प्यार भी तो अधीरा है ना। भूमि की बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी राजकुमारी से शादी करने वाला ही नहीं था। पहले तो मैंने यहां से भागने का सोचा था, पर अब राजगुरु मुझे खुद यहां से निकालेंगे। उसकी बात सुनकर भूमि ने कंफ्यूज होकर कहा, वो आपको क्यों निकालेंगे? उन्हें तो खुद आपकी जरूरत है। आप जानते नहीं है, पिछले 16 सालों में यहां पर एक भी ऐसे इंसान ने जन्म नहीं लिया जिसमें अग्नि चक्र हो, क्योंकि बचपन में यहां सबसे बड़े महापंडित ने बता दिया था कि जब तक अग्नि चक्र वाला इंसान राजकुमारी से शादी ना कर ले, उन पर खतरा मंडराता रहेगा। और जो भी यहाँ अभ्यास करने आते हैं, उनमें भी पिछले 16 सालों में कोई भी अग्नि चक्र वाला इंसान नहीं आया। जितने भी अग्नि चक्र वाले इंसान हैं वो बूढ़े हैं। इसलिए राजगुरु और गुरुकुल इस बात से कई दिनों से परेशान है, और जब उन्हें ऐसा इंसान मिल गया है, मेरा मतलब कि आप वो है नहीं, पर सबको तो यही लगता है ना कि आप ही राजकुमारी के लिए सही हैं, तो वो आपको कैसे यहां से भेजेंगे? ये सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितनी बोली हो भूमि। तुम खुद ही बताओ कि कोई पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाएगा जो इंसान
किसी और इंसान से प्यार करता हो। और जब राजकुमारी को यह बात पता है तो बाकी सबको भी यह बात जल्दी पता चल जाएगी। शिवम की बात सुनकर भूमि कुछ कहना चाहती थी कि तभी दरवाजे पर टक टक हुई। ये सुनकर भूमि घबरा गई और वॉशरूम में जाकर छुप गई। फिर शिवम ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े इंसान ने कहा, राजगुरु ने आपको जल्द से जल्द तैयार होने का आदेश दिया है, कुछ ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी। तभी राजकुमारी वहां आई और उसने उस इंसान से पूछा, काका आपने भूमि को कहीं देखा है क्या? नीरा की बात सुनकर उस इंसान ने कहा, नहीं राजकुमारी, पर हमें जैसे ही पता चलेगा कि वो कहां है तो हम उन्हें भेजते हैं। ये कहकर वो इंसान वहां से चला गया। फिर जैसे ही नीरा की नजर शिवम पर पड़ी तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। फिर शिवम ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर नीरा ने बुदबुदाते हुए कहा, हाउ रूड, ऐसे मुंह पे दरवाजा कौन बंद करता है? इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर भूमि बाहर आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही शिवम ने कहा, राजकुमारी आपको ढूंढ रही हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए और हमें भी तैयार होना है। भूमि कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो भी मजबूरी में वहां से चली गई। वहां से जाते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, आप नहीं जानते शिवम, अगर आपके प्यार के बारे में यहां पता भी चल गया फिर भी शायद आपकी शादी राजकुमारी से करवा दी जाएगी। राजगुरु अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहकर वो राजकुमारी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम तक पूजा की तैयारियां हो चुकी थी और गुरुकुल के हॉल में छोटे पंडितों से लेकर महापंडितों तक, गुरु से लेकर राजगुरु के परिवार तक सब शामिल थे। जैसे शिवम अपनी जगह पर बैठने जा रहा था, किसी ने चिल्लाते हुए शिवम को आवाज दी, शिवम। ये आवाज सुनकर शिवम हैरान हो गया। वहीं बाकी लोगों की नजर भी दरवाजे की तरफ गई जहां से आवाज आई थी। शिवम इस आवाज को अच्छी तरह जानता था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पलटा उसे आतिश दिखाई दिया। उसे वहां देखकर शिवम कुछ कहता इससे पहले ही आतिश ने गुस्से में आकर शिवम की कॉलर पकड़ ली। कुछ लोग दोनों को अलग करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि राजगुरु ने सबको रोक लिया। वो भी जानना चाहते थे कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, आखिर दोनों में क्या बातें होने वाली है। तभी आतिश ने चिल्लाते हुए कहा, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तूने क्या सोचा था? तू सब खुद प्लान कर लेगा और हमें यहां से भेज देगा और मुझे भनक भी नहीं लगेगी? तो मुझे और अधु को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में कैसे डाल सकता है? तूने क्या सोचा? तू हमें यहां से भेज देगा और खुद मेरे बदले यहां पिसता रहेगा? हम तो तेरे अपने भी नहीं है, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर तू क्यों हमारे लिए बलि दे रहा था? तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा? अधु वो कैसे रहेगी? मेरे ना रहने पे उसका ध्यान कौन रखेगा? उतने बड़े शहर में मैं अकेला कैसे रहूंगा? अधु को लेकर तेरे सिवा मैं किस पे भरोसा करूंगा? क्यों किया तूने ऐसा? बस एक बार तू मुझे सब कुछ बता देता, हम साथ में कोई सॉल्यूशन निकाल लेते, पर नहीं, तुझे तो अकेले महान बनना था। क्यों तू हमेशा ऐसा करता है? क्यों तू खुद के पहले हम दोनों के बारे में सोचता है? माना हम तीनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर इतना भी मत कर हमारे लिए कि मरने के बाद मैं सिर्फ पछताता रहूं कि तूने हमारे लिए इतना किया और बदले में मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया। ये कहते वक्त आतिश के साथ साथ शिवम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसमें शिवम के लिए बहुत सारा प्यार और परवाह भी थी। शिवम को खो देने का डर था, ये शिवम साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो पलटकर उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। यूं तो उसकी आंखों में हमेशा शिवम के लिए ये सब होता था, पर उसके नेचर की वजह से वो ये बात कभी कहकर नहीं जता पाता था। पर आज आतिश के मुंह से वो सब सुन कहीं ना कहीं शिवम को सुकून महसूस हो रहा था। तभी आतिश ने शिवम के सीने पर मुक्का जड़ दिया। वो उसे और मारता
इससे पहले ही राजगुरु के इशारे पर उनके आदमियों ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। शिवम तो शांत था, पर आतिश अब भी गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। उसे यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि शिवम अपनी जान की परवाह किए बिना यहां कैसे आ सकता है, वो भी सिर्फ उसे और अधीरा को बचाने के लिए, जिनका उससे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। वही ये सब देखकर नीरा ने भूमि को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि आज तक उसके सामने झगड़े नहीं हुए थे, या यूं कहें कि राजगुरु ने बड़े नासों से उसे पाला था, तो किसी ने भी आज तक उसके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। इसलिए वो ये सब देखकर डर चुकी थी। सबको थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका था कि यहां क्या हो रहा है। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो राजगुरु ने आतिश की तरफ देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? उनकी बात सुनकर आतिश ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने राजकुमारी की जान बचाई थी। आखिर शिवम का ऐसा कौन सा सच है जो वो बाहर नहीं आने देना चाहता है? क्या रिश्ता है भूमि और शिवम का? क्या अब जबरदस्ती आतिश को मीरा की जिंदगी में लाया जाएगा? ये सब जानने के लिए सुनिए 5 का। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो राजगुरु ने आतिश की तरफ देखते हुए पूछा, आप कौन? उनकी बात सुनकर आतिश ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने राजकुमारी की जान बचाई थी। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग कंफ्यूज हो गए। वहीं इसका फायदा उठाकर आतिश एक बार फिर शिवम की तरफ बढ़ा, पर तभी अधीरा शिवम के सामने आ गई। उसे वहां देखकर शिवम और आतिश दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं बाकी लोग भी अधीरा को यहां देख हैरान थे। तभी अधीरा ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, भाई आप शिवम को क्यों मार रहे हैं? आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ साथ भाई भी है ना? क्या आप दोनों में कोई फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, पर प्लीज आप लोग लड़िए मत। इतना कहकर अधीरा रोने लगी तो शिवम और आतिश दोनों ने दोनों तरफ से उसे साइड हक कर लिया और साथ में ही उसके माथे को चूमते हुए कहा, अधू हम लड़ नहीं रहे, वो तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब ठीक है। इतना कहकर दोनों ने अधीरा के आंसू पोंछ दिए तो अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब ठीक है। वही भूमि और नीरा ये देखकर इमोशनल हो गए थे। कहने को तो राजकुमारी होने के नाते नीरा को सारे ऐशो आराम मिले थे। उसके पापा, उसका भाई उससे प्यार भी बहुत करते थे, पर काम की वजह से वो लोग उसे समय नहीं दे पाते थे, और ऐसे तो कभी प्यार उन्होंने जताया ही नहीं होगा। राजगुरु की पहली पत्नी मतलब कि अगस्त की मां के जाने के बाद से ही वो ऐसे रहने लगे थे। सबके कहने पर उन्होंने दूसरी शादी की और फिर नीरा का जन्म हुआ। अगस्त ने कभी उसे ये एहसास होने ही नहीं दिया कि वो उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली बहन है, पर इस प्यार के लिए वो आज भी तरसती है। वहीं भूमि कहने को तो अनाथ थी, पर उसका भाई शिवम उसके होते हुए भी वो आज तक अनाथों वाली जिंदगी जी रही थी। ये सोचते हुए उसने खुद से कहा, भैया मैं भी कितनी बदनसीब हूं ना, आप मेरे सगे भाई हैं, पर आज तक आपको ये बात नहीं पता। मैं भी इतनी बेबस कि आपको ये बात बता नहीं सकती। आप तो मुझे अपने चाचा चाची की बेटी समझकर भी फोन पर इतना प्यार देते, और अगर आपको पता होता कि मैं आपकी सगी बहन हूं, शायद आप मुझे यहां छोड़कर कभी न जाते। हालांकि आप तो बचपन में ही मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ पापा के वादे के लिए मैं इसी गुरुकुल की होकर रह गई। तभी अगस्त ने शिवम और आतिश की तरफ देखते हुए पूछा, ये रोतरुड़ी लड़की तुम दोनों की क्या लगती है? उसकी बात सुनकर शिवम गुस्से में उससे कुछ कहता कि तभी आतिश ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, ज़बान संभाल के, बहन है हमारी। माहौल शांत हो चुका था। ये देखकर राजगुरु ने कहा, हम बैठकर बातें करते हैं। उनकी बात सुनकर शिवम और आतिश ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने अधीरा का
एक एक हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर उन्होंने अभी उसका हाथ छोड़ दिया तो उसकी अधू उनसे दूर हो जाएगी। तीनों साथ में ही एक सोफे पर बैठे और बाकी सब भी बैठ गए। ये देखकर राजगुरु ने कहा, हम सारी चीजें जानना चाहते हैं और इस बार हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजगुरु की बात सुनकर आतिश ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि वो कहां से है और ये भी कि शिवम उसकी जगह यहां आया था। आतिश की बात सुनकर राजगुरु ने उससे पूछा, पर वो आपकी जगह पे क्यों आए थे? ये सुनकर आतिश शिवम की तरफ देखने लगा तो शिवम ने जवाब दिया, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में खुश हैं, हमें ये राजमहल वाली जिंदगी नहीं जीनी थी। और साथ ही तबे अगस्त ने शिवम की बातें काटते हुए कहा, नहीं जीना चाहते थे या सिर्फ तुम अकेले यहां ऐशो आराम से रहना चाहते थे, जिसके लिए तुमने इन दोनों को वापस भेज दिया और खुद? वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही आतिश ने उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला और ना ही अगस्त को वहां से हिलने का मौका मिला। तभी कुछ आदमियों ने जल्दी से आतिश को पकड़ लिया तो आतिश ने गुस्से में कहा, मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो काट के फेंक दूंगा, फिर चाहे उसके बाद मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। आतिश को गुस्से में देख राजगुरु ने अपने एक आदमी से अगस्त को वहां से ले जाने का इशारा किया और बाकी आदमियों से आतिश को छोड़ने को कहा। उनके छोड़ते ही आतिश अपनी जगह पर बैठ गया तो राजगुरु ने उसे घूरते हुए कहा, हमारे बेटे हैं वो, अगली बार से उन पर हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा। ये सुनकर आतिश ने उसे गुस्से में राजगुरु की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, अगर अधू और शिवम के बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बाकी सब आतिश की हिम्मत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि सब राजगुरु के सामने सर झुकाकर बात करते थे। यहां तक कि नीरा के अलावा कोई उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। यहां तो आतिश सीधा उनके ही गुरुकुल में उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें धमकी दे रहा था। जहां सब इस बात से हैरान थे और उन्हें आतिश की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, वहीं राजगुरु मुस्कुरा रहे थे, जो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पहले कभी किसी ने आंख उठाकर भी उन्हें देख लिया तो उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी और राजगुरु बहुत गुस्सा भी होते थे। तभी राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी हिम्मत ने हमारा दिल जीत लिया। यही गुरूर, यही हिम्मत तो चाहिए इस गुरुकुल के होने वाले राजगुरु में। उनकी बात सुनकर आतिश ने सहजता से जवाब दिया, मुझे इस गुरुकुल में और यहां का राजगुरु बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उप्स, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती होगी तो मैं हिंदी में बताता हूं, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। आतिश की बात सुनकर सब उसी को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुकुल में राजगुरु के सामने कोई उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती भी कर सकता था। साथ ही सब जहां इस गुरुकुल में एक छोटा पद पाने के लिए भी तरस जाते थे, वहां आतिश को यहां का राजगुरु मतलब कि यहां का राजा बनने का मौका मिल रहा था। तब भी उसने मना कर दिया था। बात बिगड़ती देख शिवम ने जल्दी से कहा, देखिए राजगुरु, हम सबको यहाँ के ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में बहुत खुश हैं। शिवम की बात सुनकर राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपका नागपुर नहीं, हमारा हरिद्वार है। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से है, पर हमारी मर्जी के बिना कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। इस बात की एक झलक आप पहले ही देख चुके हैं। अगस्त ने जो किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमारा आपकी बहन को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, हम सिर्फ आपको यहां रोकना चाहते थे। आप भी एक लड़की के भाई हैं तो अच्छी तरह ये समझते हैं कि अपनी बहन पर खतरा आए तो कैसा लगता है। तो अगस्त को भी डर था कि उसकी बहन की जान बचाने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से छूट न जाए, इसलिए उसने ऐसा किया। राजगुरु की बात सुनकर आतिश ने कहा, ठीक है, मैंने अगस्त को माफ किया, अब क्या हम यहां से जा सकते हैं?
ये सुनकर राजगुरु ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, हम आपको कुछ बातें बताते हैं। अगर उसके बाद भी आप यहां से जाना चाहें तो जा सकते हैं। राजगुरु की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान थे, क्योंकि राजकुमारी की जान बचाने का ये आखिरी मौका था और राजगुरु उसे आसानी से जाने को कह रहे थे। पर उनके सामने बोलने की या उनकी बात काटने की हिम्मत वहां किसी में नहीं थी। और कहीं न कहीं वो लोग ये भी जानते थे कि उनके राजगुरु कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, इसलिए सब शांति से सारी बातें सुनने लगे। वहीं उनकी बात सुनकर आतिश ने गहरी सांस छोड़कर कहा, ठीक है, बताइए। आतिश की हामी सुनकर राजगुरु पुरानी यादों में खो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। ठीक 16 साल पहले 16 दिसंबर को हमारी बेटी नीरा का जन्म हुआ था। दूसरे ही दिन महापंडित ने जब उसे देखा तो उन्हें किसी अनहोनी की भनक लगी। ये देखकर उन्होंने उसकी कुंडली बनवाई और तब पता चला कि हमारी बच्ची जो अभी अभी जन्मी है उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। उसमें जल चक्र था, इसलिए हमने प्यार से उसका नाम नीरा रखा था। हमने महापंडित से पूछा कि इसका कोई तो उपाय होगा जिससे हमारी बच्ची के सर से ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। तो उन्होंने बताया कि इसका बस एक ही रास्ता है, एक इंसान जिसमें अग्नि चक्र हो, उससे नीरा के 18वें साल में शादी हो जाए। ये सुनकर हम सब खुश हुए कि ये तो बहुत आसान है, क्योंकि यहां माता पिता में अलग अलग चक्र होने के कारण बच्चों में भी उनके चक्र आते हैं। हालांकि साइंस इसे अब भी नहीं मानता क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं है, पर अब तक साइंस ने भी उतनी तरक्की नहीं की है। पर हमें निराशा तब हाथ लगी जब इन 16 सालों में किसी भी अग्नि चक्र वाले इंसान का जन्म नहीं हुआ। बाहर से भी कुछ लोग जिनमें चक्र होते हैं वो यहाँ अभ्यास करने आते हैं, पर हैरानी वाली बात ये कि इन 16 सालों में अग्नि चक्र वाला कोई इंसान यहां नहीं आया। 3 बच्चे जन्मे थे जिनमें अग्नि चक्र था, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। एक लड़के के जन्म होते ही उसकी मौत हो गई। लड़की का तो कोई सवाल ही नहीं बनता था, पर बचपन में एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। और आखिरी लड़का जिसमें अग्नि चक्र था, उसकी कैंसर से मौत हो गई। हालांकि हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, फ्रांस से भी डॉक्टर बुलवाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस साल हमने अलग अलग शहरों में फायर शो रखवाना शुरू किया, ताकि अगर किसी में ऐसी कोई ताकत होगी तो वो उस फायर शो के परफॉर्मर से जरूर मिलेगा। आप भी उनसे मिले और आपकी बातों से और आपके शरीर से निकलती शक्तियों की ऊर्जा से उन्हें पता चल गया कि आप में अग्नि चक्र है। इसलिए जो भी आपके साथ हुआ वो अगस्त ने करवाया, जिसके बारे में हमें आज ही पता चला। वो सब आपको यहां बुलाने का एक जाल था जिसमें आप फंस भी गए, पर आखिरी मौके पर आपके दोस्त आपको यहां से ले जाने लगे, जिसके चलते ना चाहते हुए भी अगस्त ने आपकी बहन को किडनैप करवाया। हालांकि वो यहां पर बिल्कुल सुरक्षित थी, पर आपको डराने के लिए अगस्त ने ऐसा किया। पर इस बार भी शायद आपकी जगह शिवम ने यह सब सुन लिया और पता नहीं किस रीजन के चलते आपके दोस्त आपकी जगह आ गए। अगस्त्य और हम दोनों ही आपको नीरा के लिए यहां रोकना चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि वो जबरदस्ती आपको यहां रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से यहां रुकें। देखिए, हम जबरदस्ती भी आपको यहां रोक सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे आप पूरे दिल से अपने अभ्यास पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही हमारी बेटी को खुश रख पाएंगे। राजकुमारी होने के नाते उन्हें आज तक सारे ऐशो आराम मिले, पर उनकी ख्वाहिश कि वो अकेले बाहर घूम सके वो हम कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हम उन्हें खोने से डरते हैं। इसलिए हम कभी उन्हें आजादी नहीं दे पाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जबरदस्ती यहां रुक जाइए, बस हम इतना कहेंगे कि अभी भी राजकुमारी को 18 साल का होने में 1.5 साल बाकी है। तो हम चाहते हैं तब तक आप यहां रहकर अभ्यास करें, और हम जानते हैं कि इस 1.5 साल में आपके मन में राजकुमारी के लिए जरूर फीलिंग्स आ जाएंगी। फिर आप पूरे दिल से उन्हें अपनाएंगे।
उनकी बात सुनकर आतिश को जरूर राजकुमारी के लिए बुरा लग रहा था, पर वो अगर उसके लिए यहां रुक भी जाता तो ये दोनों के लिए गलत होता। ये सोचकर उसने कहा, और अगर इस 1.5 साल में भी हमारे मन में राजकुमारी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई तो? ये सुनकर नीरा को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने नुकीली चीज चुभा दी हो। इतना दर्द उसे होने लगा। किसी जान पहचान के बिना ही उसे आतिश भाने लगा था। किसी लड़के को एक नजर ना देखने वाली लड़की आज सिर्फ आतिश को देख रही थी। तभी राजगुरु ने कहा, वैसे तो हम जानते हैं कि आपके मन में जरूर नीरा के लिए फीलिंग्स आ ही जाएंगी, वो भी दोस्ती की नहीं बल्कि प्यार की, क्योंकि हमारी नीरा है ही इतनी प्यारी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप यहां से जा सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा। और जब तक आप यहां हैं आप तीनों इसी महल में रहेंगे। आप तीनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आप तीनों की पढ़ाई भी शुरू रहेगी, जिससे आपकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव ना आए। हर भाई का सपना होता है कि वो अपनी बहन के सारे ख्वाब पूरे करे। यहां उसके सारे ख्वाब पूरे होंगे। हम जानते हैं आप खुददार हैं, इसलिए आप जो अभ्यास करेंगे उसके लिए आपको पे किया जाएगा, जिससे आप अपनी बहन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो बोलिए कि आप मेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं? अब आतिश भी अधीरा को लेकर थोड़ा सेल्फिश होने लगा था। भला कौन सा भाई अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहेगा? और उसने देखा था कि अधीरा राजकुमारी की ड्रेस पहनकर कितनी खुश थी। भले ही वो कभी कहती नहीं है, महंगी चीजों की जिद नहीं करती है, पर बाकी लड़कियों को देखकर उसका मन भी तो करता होगा ना कि उसके पास भी ये सब हो। वैसे भी उसे फीलिंग तो आने नहीं वाली, और यहां अभ्यास करने पर वो जो कुछ भी सीखेगा 1.5 साल बाद बाहर इसके जरिए शोज करके कमा लेगा। फिर पैसों की भी कमी नहीं होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद आतिश ने कहा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त होगी। आखिर शिवम का ऐसा कौन सा सच है जो वो बाहर नहीं आने देना चाहता? क्या रिश्ता है भूमि और शिवम का? क्या अब जबरदस्ती आतिश को नीरा की जिंदगी में लाया जाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए 5 कवच, ओनली ऑन पॉकेट FM। थोड़ी देर सोचने के बाद आतिश ने कहा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त होगी। आतिश की बात सुनकर पहले तो राजगुरु खुश हुए, पर फिर शर्त की बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। वहीं आतिश ने राजगुरु की बात मान ली। ये देखकर शिवम उसे कोस रहा था। उसकी बात सुनकर राजगुरु ने कहा, कैसी शर्त? उनकी बात सुनकर आतिश ने कहा, हम यहां रहने का किराया, खाने का खर्च और पढ़ाई से लेकर सारी चीजों का खर्च आपको देंगे। हमें आपसे कोई भी चीज फ्री में नहीं चाहिए। आतिश की बात सुनकर राजगुरु ने कहा, पढ़ाई का ठीक है, पर रहने और खाने का वो कुछ कहते इससे पहले ही आतिश ने कहा, हम इसी शर्त पर यहां रहेंगे, वरना नहीं। ये सुनकर राजगुरु ने कहा, ठीक है, हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, इन तीनों के लिए कमरे तैयार करवा दीजिए और सबको उनके कमरे दिखा दीजिए। इतना कहकर उन्होंने आतिश की तरफ देखकर कहा, आज आपके 18वें जन्मदिन की पूजा है, तो आप जाकर तैयार हो जाइए। राजगुरु की बात सुनकर सर्वेंट्स ने जाकर गेस्ट रूम खोल दिए। फिर उन तीनों को लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। तीनों को एक के बाद एक ऐसे कमरे दिए गए ताकि तीनों को एक दूसरे से मिलने या बात करने में कोई परेशानी ना हो। शिवम आतिश से बात करना चाहता था, इसलिए वो उसके कमरे में आ गया। आतिश जानता था कि शिवम उससे क्या बात करने आया होगा। कमरे में आते ही शिवम ने दरवाजा अंदर से लगा दिया और कहा, तूने राजगुरु की बात क्यों मानी? तो उनकी शर्त कैसे मान सकता है? उसकी बात सुनकर आतिश ने गहरी सांस लेकर कहा, शिवम, तू भी जानता है कि ये लोग हमें यहां से वैसे भी नहीं जाने देते। अगर रही बात उनकी बात मानने की, तो फायदा हमारा ही है। यहां रहकर मैं अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से सीख पाऊंगा और फिर बाहर जाकर इसके जरिए
मेरी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। तू और मैं दोनों ही जानते हैं कि इस गुरुकुल में या फिर यहाँ की राजकुमारी हो या प्रॉपर्टी हो, हमें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रुकने में क्या दिक्कत है? आतिश की बात सुनकर शिवम ने कहा, मुझे नहीं लगता तेरे यहाँ रुकने का कारण सिर्फ पैसा हो सकता है। सच सच बता, तू जानता है ना कि तुम मुझसे सच नहीं छुपा सकता, तो फिर झूठ बोलता ही क्यों है? शिवम की बात सुनकर आतिश ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो कहा वो झूठ नहीं है, बस आधा सच है। मुझे पैसे का लालच नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शादी के लिए मान जाता और हम तीनों हमेशा यहाँ ऐशो आराम से रह सकते थे, लेकिन मुझे पैसे कमाने हैं शिवम, अपने लिए नहीं, अधु के लिए। अधु भले ही कहती नहीं है, पर उसके भी तो कुछ सपने होंगे ना, कुछ ख्वाहिशें होंगी। तेरे और उसके अलावा मेरा अपना है ही कौन? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उसे सारी खुशियां दे सकूं और यहां रहकर वो काम पॉसिबल है। ये सुनकर शिवम भी सोच में पड़ गया, क्योंकि आतिश ने जो कहा था वो सच था, पर वो डर रहा था कि कहीं वो इन सब में आतिश और अधु को खो न दे। वो पहले ही इस शहर में अपने माता पिता को खो चुका था और उसका मन पता नहीं क्यों उससे कह रहा था कि वो दोनों को लेकर यहां से चला जाए, पर आतिश को समझाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अपना फैसला ले चुका था। ये सोचकर वो भी अपने कमरे में आ गया। वहीं उसे जाते देख आतिश ने मन ही मन कहा, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है। तेरे बचपन के 10 सालों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब हमें यहां से ले जाने की जिद, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम का पास्ट कहीं न कहीं यहां से जुड़ा हो? पर अगर ऐसा होता तो कोई तो शिवम को पहचानता, पर सब उसे अजनबी की तरह ट्रीट कर रहे थे। कुछ भी हो, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि शिवम की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में वो आज तक मुझे भी नहीं बता पाया। थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर हॉल में बैठे थे। महापंडितों ने भी पूजा की तैयारी कर ली थी। सभी हॉल में बैठे ही थे कि उनकी नजर सीढ़ियों से उतरती हुई राजकुमारी और आतिश पर गई। राजमहल बड़ा था, जिस वजह से दोनों तरफ से सीढ़ियां थी। एक तरफ से राजकुमारी, जिसने मैरून कलर की सूट जिस पर गोल्डन कलर की कढ़ाई थी वो पहनकर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ की सीढ़ियों से गोल्डन कलर की शेरवानी पहनकर आतिश आ रहा था। शिवम और अधीरा के साथ बाकी सब पहले से ही हॉल में मौजूद थे। आतिश के आते ही राजगुरु ने कहा, महापंडित के सामने आसन पर बैठ जाइए। उनकी बात सुनकर आतिश ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ देर तक पूजा चलती रही और बाकी सब भी पूजा में शामिल थे। थोड़ी देर बाद जब पूजा खत्म हुई तो आतिश ने महापंडितों का आशीर्वाद लिया और सबने उसे आशीर्वाद दिया। पूजा खत्म होते देख राजगुरु के खास आदमी अमन ने कहा, लॉन में खाने का इंतजाम है, प्लीज सब खाना खाकर ही जाइएगा। ये सुनकर सब लॉन की तरफ बढ़ गए और मालती जी, नीरा की मां भी नौकरों के साथ महापंडितों को खाना परोसने लॉन की तरफ चली आई। नीरा भी वहीं जा रही थी तो राजगुरु ने उसे रोकते हुए कहा, नीरा बेटा जरा यहां आइए। उनकी बात सुनकर नीरा ने वहां आते हुए कहा, जी पापा कहिए क्या हुआ? यह सुनकर राजगुरु ने उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया और कहा, बेटा आतिश आपको पसंद तो आए ना? राजगुरु की बात सुनकर नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा उन्हें आपने हमारे लिए पसंद किया है और हम जानते हैं कि हमारे पापा कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। नीरा की बात सुनकर राजगुरु ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा सही गलत तो ठीक है, पर शादी जैसे रिश्ते में प्यार या फिर पसंद होना भी तो जरूरी है। तो क्या वो आपको पसंद आए? क्योंकि उनके नेचर से हमें वो बहुत अच्छे लगे। उनकी आंखों में दिखता है कि उन्हें इस महल की, गुरुकुल की या हमारी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वो बहुत स्वाभिमानी भी है। उनकी बात सुनकर नीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ पापा उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए हम जानते हैं कि आपने उन्हें हमारा जीवन साथी चुनकर कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजगुरु मुस्कुरा दिए, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा,
बेटा, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। कोशिश करिए कि इस 1.5 साल में जब भी आपको मौका मिले उनके साथ समय बिताइए। साथ समय बिताने से आप उनके बारे में और जान पाएंगी और हो सकता है फिर उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स आ जाए। वैसे भी आप इतनी प्यारी हैं कि किसी के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हैं। राजगुरु की बात सुनकर नीरा ने शांत भाव से कहा, जी पापा, हम पूरी कोशिश करेंगे। बस हम एक बात जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है या नहीं। नीरा की बात सुनकर राजगुरु भी सोच में पड़ गए। फिर भी उन्होंने नीरा को तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा नीरा। अगर ऐसा होता तो वो शर्त मानने से पहले ही ये बात हमें बता देते। हमें उनमें सच्चाई दिखती है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो वो अभी महल में ही है, हम उन पर नजर रखवा सकते हैं। ये सुनकर भी नीरा ने जैसे नहीं सुना था। वो अपने ही किसी ख्याल में गुम थी, जिस वजह से उसे राजगुरु की बात सुने बिना ही कहा, जी पापा। वही आतिश जो लॉन की तरफ जा रहा था, अपने बारे में वो राजगुरु और नीरा की बातें सुन रहा था। पर जैसे ही उसने सुना कि नीरा उस पर नजर रखवाना चाहती है, वो गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं नीरा की बात सुनकर राजगुरु ने कहा, क्या हम 2 आदमियों को उनके पीछे लगा दें जो उन पर नजर रख सके। ये सुनकर नीरा जैसे होश में लौटी हो, उसने जल्दी से राजगुरु को मना करते हुए कहा, नहीं पापा, वो हम कुछ और सोच रहे थे तो हमारा ध्यान नहीं रहा। हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो कड़वा जरूर बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तभी अगस्त्य ने वहां आते हुए कहा, चलो नीरू, खाना खाते हैं। फिर दोनों लॉन की तरफ चले गए। अब तक महापंडित और बाकी बाहर के लोग खाना खाकर वापस जा चुके थे। अब बस घर के ही लोग बचे थे। नौकरों से कहकर मालती जी ने सबके लिए खाना लगवाया। तब तक सब वहां आ चुके थे, पर आतिश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर राजगुरु ने शिवम की तरफ देखकर कहा, आपके दोस्त कहां हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर शिवम को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो खुद बहुत देर से लॉन में आतिश को ढूंढ रहा था, पर उसे भी आतिश कहीं नहीं मिल रहा था। यहां तक कि उसने उसे फोन भी लगाया था, पर आतिश ने उसका फोन भी नहीं उठाया था। तभी उसके फोन पर आतिश का कॉल आया। ये देखकर शिवम ने जल्दी से कॉल उठाया। वो कुछ कहता उससे पहले ही आतिश ने कहा, तेरा, अधु का और मेरा खाना कमरे में ले आ। हम तीनों यही खाएंगे और मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी है। फिर उसने बिना शिवम के बात सुने कॉल काट दिया। भला शिवम क्यों मना करता? उसे तो खुद उन सब के साथ बैठकर खाना नहीं खाना था। इसलिए उसने राजगुरु की तरफ देखते हुए कहा, वो आतिश चाहता है कि हम तीनों कमरे में ही अपना खाना खाएं। इतना कहकर उसने अपनी और आतिश की प्लेट उठाई और अधीरा से कहा, चलो अधु, हम आतिश के साथ कमरे में खाना खाएंगे। हालांकि अधीरा यहां सबके साथ बैठकर खाना चाहती थी, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा परिवार देखा था और यहां पर बहुत सारी डिशेस भी थी, पर उसे बिना आतिश के खाना खाना पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपनी प्लेट उठा ली और शिवम के पीछे चल दी। ये देखकर सब उन्हें जाते हुए देखने लगे तो अगस्त्य ने कहा, जाने दीजिए उन्हें, जब उनकी मर्जी ही नहीं है तो हम जबरदस्ती उन्हें अपने साथ खाने को तो नहीं बोल सकते हैं ना। फिर बाकी सब भी अपना खाना खाने लगे, पर कहीं ना कहीं नीरा चाहती थी कि आतिश और वो दोनों भी उनके साथ खाना खाएं। पर अगस्त्य भी सही था कि किसी को कोई भी काम जबरदस्ती कैसे करवाया जा सकता है। इसलिए वो भी अपना खाना खाने लगी। खाना होने के बाद नीरा, राजगुरु और मालती जी अपने कमरे में चले गए और अगस्त्य वहीं रहकर अपने कुछ बिजनेस कॉल्स अटेंड करने लगा। कुछ देर बाद बात करते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर तभी उसे राजगुरु के कमरे से खुद का नाम सुनाई पड़ा तो वहीं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। राजगुरु ने मालती जी से कहा, हम चाहते हैं कि अगस्त्य के बजाय आतिश इस गुरुकुल को आगे बढ़ाए। ये सुनकर अगस्त्य के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए वो फिर उनकी बातें सुनने लगा। राजगुरु की बात सुनकर मालती जी ने कहा, पर क्या यह सही होगा? मतलब अगस्त इस घर के बेटे हैं और आतिश होने वाले दामाद। आपको नहीं लगता कि ये अगस्त के साथ गलत होगा? उनकी बात सुनकर राजगुरु ने गहरी सांस लेकर कहा,
हम ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी प्रॉपर्टी ही आतिश की होगी। बस हम चाहते हैं कि इस गुरुकुल की जिम्मेदारी आतिश उठाए, क्योंकि अगस्त्य अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि उन पर ज्यादा लोड आए। बाकी गुरुकुल से लेकर बिजनेस में हक तो सभी बच्चों का होगा। इतना सुनकर अगस्त्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी किसी गैर को ये गुरुकुल सौंप देंगे। वो गुस्से में वहां से जाते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, आतिश, तुम्हें इस काबिल बनने ही नहीं दूंगा कि पिताजी ये गुरुकुल तुम्हें दे सकें। ये सुनकर मालती जी ने कहा, आपने फैसला लिया है तो सही होगा, पर आप एक बार अच्छे से अगस्त्य से बात कर लीजिएगा, कहीं वो कुछ गलत ना समझे। मालती जी की बात सुनकर राजगुरु ने पुराने ख्यालों में, तुम्हें पता है ना, नंदिनी को भी हमने इसी वजह से खोया था। हमारे गलती की वजह से आज नंदिनी हमारे बीच नहीं है। राजगुरु की बात सुनकर मालती जी ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। उनकी बात सुनकर राजगुरु ने गहरी सांस लेकर अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और कहा, मेरी ही गलती थी। मैं गुरुकुल और बिजनेस के कामों में इतना उलझ गया कि नंदिनी को समय नहीं दे पाया। वो अपनी इनसिक्योरिटी के कारण इतनी बीमार हो गई कि जब हमें इस बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम उन्हें चाहकर भी नहीं बचा पाए। हमारी आंखों के सामने वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और हम सिवाय उन्हें देखने के कुछ नहीं कर पाए। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर नीरा कमरे में बैठी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने खुद से कहा, हमें एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, वरना हम रात भर सो नहीं पाएंगे। उसने एक नजर भूमि को देखा, जो थकान की वजह से गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर उसने उसे ठीक से कंबल ओढ़ाया और दरवाजे के पास आकर हल्के से बिना आवाज के दरवाजा खोला। बाहर निकलकर उसने आराम से दरवाजा लगा दिया और आतिश के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब आतिश अपने कमरे का दरवाजा बंद करने आया तो उसकी नजर नीरा पर पड़ी। उसे इस वक्त वहां देखकर आतिश ने हैरानी से कहा, आप इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? नीरा कुछ कहती उससे पहले ही आतिश का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाया और कहा, हाँ मीरा, कैसी हो आप? बताओ, खाना खा लिया? तबीयत तो ठीक है ना? उधर से किसी ने कुछ कहा तो आतिश ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू मीरा। आखिर मीरा कौन है? क्या अब नीरा आतिश की जिंदगी में आएगी? अगस्त्य क्या करने वाला है आतिश के साथ? ये सब जानने के लिए सुनिए पंच